वेलकम बैक अगेन। और आज तो हम बताने जा रहे हैं, ये मान के चलिएगा कि आपके एग्ज़ाम में 70 to 80% चांस है कि ये आ सकता है। 80% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए। वैसे इसके आने के दो तरीके होते हैं, एक तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट और या तो एक न्यूमेरिकल, या कभी कभी हो सकता है कि दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट कंडीशन भी मान करके चले तो एक क्वेश्चन या तो थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है। ठीक, और वो क्वेश्चन है इसका मेथड से रिलेटेड, इसके मेथड से रिलेटेड थ्योरेटिकल। तो इसके मेथड को जो बोलते हैं वो है हंगेरियन मेथड। ये हंगेरियन मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हंगेरियन मेथड का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं ये होता क्या है, और इसका एक लीनियर प्रोग्रामिंग से कुछ रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। हमारे पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्योंकि जैसा कि हमारे पास पहले हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Similarly, the assignment problem is also a special kind of linear programming problem. जैसा कि हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन एलपी की एक स्पेशल फॉर्म है, उसी तरह से असाइनमेंट भी इसकी एक स्पेशल फॉर्म है। नाउ अब थोड़ा इसको देखते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड फॉर द असाइनमेंट टेक्निक which is applicable to a class of very practical problem generally called assignment problem। अब जैसे असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट क्या है? किसी को वर्क असाइन करना। जैसे हम आपको असाइनमेंट देते हैं तो उसका मतलब है कि हमने आपको कुछ वर्क असाइन किया है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन दिए और आपको करने के लिए कहा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि सब एक ही लोग को वो काम करना है, एक ही लोग को काम करना है। मैंने कहा सबको वो काम करना है, सबको वो काम करना है और सबको अलग अलग करना है, सबको अलग अलग करना है। इट मीन्स मैंने एक एक काम सबको असाइन कर रखा है, एक वर्क एक पर्सन को, एक वर्क एक पर्सन को, इस तरह से मैंने असाइन कर रखा है। तो यहाँ पर जब हम असाइनमेंट पढ़ेंगे इसमें भी डिक्टो सेम यही है कि हमारे पास जो जॉब्स हैं, जॉब का मतलब कि हमारे पास जो वर्क हैं, हम उनको इंडिविजुअली वन पर्सन को असाइन करेंगे। मतलब कि वन जॉब विल बी असाइन टू वन पर्सन। तो इसका मतलब कि हमारे पास जितने जॉब होंगे उतने ही पर्सन होंगे, जितने जॉब होंगे उतने ही पर्सन होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स को हम जॉब असाइन कर सकते हैं या पर्सन को असाइन कर सकते हैं, उस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, हम इसको दोनों तरीके से निकालेंगे, कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे? जैसे हमें कॉस्ट को या टाइम को मिनिमम करना होता है तो हमने कहा कि किस मशीन को हम कितना टाइम, वो किस मशीन को किसको असाइन करें कि हमारे पास टाइम मिनिमम हो। अब हमारे पास अगर सेल्स पर्सन है, इंक्रीज सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सेल्स पर्सन को कौन सा जॉब असाइन करें कि उसको हमारे पास जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक, तो ये हमारे पास असाइनमेंट की प्रॉब्लम इस तरह से होती है। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन के तौर पर समझ लेते हैं। ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन। और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैसा होगा वो देख लीजिए टेबल में। Suppose there are n jobs to be performed and n persons are available for doing these jobs। देखिए, पिछले जब हम ट्रांसपोर्टेशन पर गए थे तो वहां पर m और n था, लेकिन यहाँ पर देखिए n और n ही है। n जॉब्स हैं और पर्सन भी हमारे पास n है। n जॉब है, उसको करने के लिए हमारे पास n पर्सन है। Assume that each person can do each job at a time।
ये मान के चलिए कि प्रत्येक पर्सन प्रत्येक जॉब को एक समय पर कर सकता है, मतलब कि कोई भी पर्सन किसी भी जॉब को कर सकता है लेकिन एक समय पर एक ही, दो विथ वेरिंग डिग्री ऑफ इफिशियंसी। अब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ इफिशियंसी है वो अलग हो सकती है, मतलब कि कोई कम समय लेता है, कोई ज़्यादा समय लेता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसी की एफिशिएंसी कम है, बस ये ही चीज़ हमें निकालनी है। इसमें क्या, एफिशिएंसी अगर हमें टाइम की रेस्पेक्ट में निकालनी है, टाइम कम करने के लिए तो मिनिमम टाइम, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करने के लिए उसको ले सकते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज टू लेट सी आई जे बी द कॉस्ट इफ द ith पर्सन इज असाइन टू द jth जॉब। अब मान लीजिए कि एक ith पर्सन है, कोई एक ith पर्सन है, उसको jth जॉब असाइन करने में, उसको jth जॉब करने में उसकी कॉस्ट आती है सी आई जे। अगर कोई एक पर्सन है, ith आई पर्सन है, उसको जे जॉब को कंप्लीट करने में उसकी कॉस्ट आती है सी आई जे। ठीक, नाउ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन असाइनमेंट। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें किस तरह से नहीं करना, विच जॉब शुड बी असाइन टू विच पर्सन ऑन वन वन बेसिस। अब हमें कौन सी जॉब किस पर्सन को एक के एक बेसिस पर असाइन करनी है, मतलब कि एक पर्सन को एक जॉब, सो दैट, ताकि द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑल जॉब्स इन मिनिमम, जिससे कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस हो रही है उसकी कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड आर नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक, द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ n बाई n कॉस्ट मैट्रिक्स। इसको ये याद रखिए, n बाई n की कॉस्ट मैट्रिक्स है, मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों हमारे पास बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल, इट मीन्स देयर विल बी ए स्क्वायर कॉस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर एक स्क्वायर कॉस्ट मैट्रिक्स होगी। The assignment problem can be stated in the form of n by n cost matrix, जिसमें से Cij आपकी ऑफ रियल नंबर्स एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Cij मतलब कि रियल नंबर होंगे, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा ये। ठीक, ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। इमेजिनरी नंबर क्या होती है, मतलब कि जिसमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर -1 हो, ठीक है ना, तो वो वैसे भी हमारे पास यहाँ पर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है पर्सन दिए हुए हैं कितने, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू n तक ये, और फिर ऊपर जॉब्स दिए हुए हैं 1 2 3 अप टू n तक। अब इसमें से कोई भी पर्सन, कोई मान लीजिए कि जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है वो जॉब कर रहा है जेथ, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, C3J, ये वाला C3J कॉस्ट है अगर थर्ड पर्सन जेथ जॉब करता है तो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई लिखा है, अगर ith पर्सन जेथ जॉब करता है तो उसकी कॉस्ट है CIJ ये। सिमिलरली अगर सेकंड पर्सन थर्ड जॉब करता है तो उसकी कॉस्ट है C23। अब ये क्या है, कॉस्ट इसलिए अलग अलग है क्योंकि हर पर्सन की एफिशिएंसी अलग है, लेकिन वो पर्सन काम कोई भी एक समय पर एक कर सकता है। ठीक, इसका मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। तो किस फॉर्म में बनेगी, देखिए जॉब्स हो गए 1 to n तक, पर्सन हो गए हमारे 1 to n तक, उसके अंदर जो हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड है पर जॉब के लिए पर पर्सन वो दी हुई है C11 C12 C13 डॉट डॉट अप टू C1n तक। फिर सेकंड में C21 C22 डॉट डॉट अप टू C2n, ऐसे ही लास्ट में CN1 CN2 और लास्ट में जो कॉस्ट एसोसिएटेड दैट इज CNN। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पहले वहां पर क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन में M और यहाँ पर N। ठीक, तो हमारे पास जो लास्ट में कॉस्ट एसोसिएटेड होती थी क्या, CMN होती थी CM, लेकिन यहाँ पर CNN है, इसका मतलब कि
जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये याद रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है और आप उसको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे आते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा? जो हमारे पास मैथमेटिकली द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड। अब जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए अगर कॉस्ट का केस है, मिनिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन और जे इक्वल टू 1 टू एन। फिर अंदर है सी आई जे इंटू एक्स आई जे, सी आई जे इंटू एक्स आई जे। इसका मतलब है कि एक्स आई जे क्या है? हमारे पास आयत पर्सन जेथ जॉब को कर रहा है। एक्स आई जे आयत पर्सन जेथ जॉब को कर रहा है और सी आई जे क्या है? उससे एसोसिएटेड कॉस्ट है। सी आई जे उससे एसोसिएटेड कॉस्ट है। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन में देख लीजिए, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है? एक्स आई जे, एक्स आई जे शुड बी इक्वल टू 1 इफ द ith पर्सन इज असाइंड jth जॉब। अगर ये नहीं होगा, अगर ith पर्सन jth जॉब को नहीं करेगा तो कितना वैल्यू होगा? 0। तो वैल्यू हो जाएगा 0। अब यहां पर देखिए समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे इक्वल टू 1 मीन्स 1 जॉब इज डन बाई ith पर्सन। मतलब कि आपको इक्वल टू 1 क्या होगा? जब एक पर्सन आयत मतलब कोई भी पर्सन हमारे पास एक जॉब को करेगा। ठीक, अब आगे देखिए समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे इक्वल टू ओनली 1 पर्सन शुड बी असाइंड द जेथ जॉब। यहां पर क्या है? एक पर्सन केवल एक जॉब को करेगा या एक पर्सन एक ही को असाइन होना चाहिए। ठीक, तो बात वही चीज है। ठीक है ना? अब where xij denotes the jth job is to be assigned to the ith person। जहां पर xij अभी मैंने बताया था क्या कि ith पर्सन द्वारा jth जॉब को किया जा रहा है, तो xij ये वैल्यू होगी। अब देखिए थोड़ा ये आपका क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस, नंबर ऑफ सोर्सेज एंड नंबर ऑफ डेस्टिनेशन नीड नॉट बी इक्वल, हेंस द कॉस्ट मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आपके जो डेस्टिनेशन और जो ओरिजिन हो, जैसे मतलब कि सप्लाई और डिमांड इक्वल हो। जो सोर्सेज रो और कॉलम के इक्वल होने की कोई कंडीशन नहीं थी, जरूरी नहीं है कि दोनों रो और कॉलम इक्वल है। ठीक, तो इस वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स ये भी जरूरी नहीं था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में जरूरी नहीं था कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। असाइनमेंट में क्या है? सिंस असाइनमेंट इज डन ऑन वन वन बेसिस, असाइनमेंट में क्या है? आपको वन वन बेसिस, एक काम एक पर्सन को, तो द नंबर ऑफ सोर्सेज एंड द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन आर इक्वल। यहाँ पर नंबर ऑफ सोर्स मतलब कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों बराबर होंगे। so therefore hence the cost matrix must be a square matrix। इसलिए आपकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स बनेगी, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन में जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, असाइनमेंट में आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है। नाउ सेकंड डिफरेंस क्या है? एक्स आई जे द क्वांटिटी टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith origin to jth destination can take any possible positive value and satisfy the rim requirements। अब कह रहे हैं कि एक्स आई जे वो क्वांटिटी है, एक्स आई जे वो क्वांटिटी है जो ith ओरिजिन से मतलब कि फैक्ट्री से
आपके जेथ डेस्टिनेशन मतलब कि मार्केट तक सप्लाई की जा रही है, ये वो क्वांटिटी है जो आपने शिफ्ट की है, भेजी है। कहाँ से? एक फैक्ट्री से मार्केट तक। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसमें सप्लाई और डिमांड की कंडीशन को फुलफिल होना होता है। वे सप्लाई और डिमांड की कंडीशन को फुलफिल, मतलब कि आपका जो सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होता था वही तो आप उसमें एलोकेट करते थे। जो आपके पास सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होता था वो आप वहां पर एलोकेट करते थे। लेकिन अब आपके पास असाइनमेंट में क्या है, एक्स आई जे द जेएफ जॉब इज टू बी असाइंड टू द ith person एंड कैन टेक आइदर द वैल्यू 1 और 0। जो असाइनमेंट में है वो ith पर्सन जेएफ जॉब को करेगा और इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, द कैपेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट वैल्यू, द कैपेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए आई एंड बी जे फॉर द ith सोर्स एंड jth डिस्टिंक्शन। मतलब कि जब हम अभी कल ही अपने सॉल्व किया था कि अगर ए आई बराबर बी जे नहीं है तो हम उसको बैलेंस करते थे, ठीक है ना। तो हमारे पास हमेशा कंडीशन क्या होती थी कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड बराबर होना चाहिए, हमारे पास सप्लाई और डिमांड बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब कि ए आई बराबर बी जे होना चाहिए था। असाइनमेंट में क्या है, द कैपेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट वैल्यू इज एग्जैक्टली 1, दैट इज फॉर ईच सोर्स ऑफ ईच डेस्टिनेशन द कैपेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट वैल्यू इज एग्जैक्टली 1। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो भी सोर्स है, हर सोर्स के लिए प्रत्येक डेस्टिनेशन की एग्जैक्टली एक वैल्यू, एग्जैक्टली एक वैल्यू। नाउ द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन में द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड इफ द टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड आर नॉट इक्वल। अगर आपके पास टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं है तो वो प्रॉब्लम कहलाएगी आपकी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कल हमने इसका एक न्यूमेरिकल किया था, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं होती। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास इसमें क्या है असाइनमेंट में, द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस इफ द कॉस्ट मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब प्रॉब्लम अनबैलेंस होगी। वहां पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन में सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं थी, यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल नहीं है, यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम है। अब जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं हंगेरियन मेथड। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी के फॉर्म में पूछे, इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या? एक तो ये आप हंगेरियन मेथड थ्योरी में, या तो फिर सीधा सीधा असाइनमेंट का क्वेश्चन, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आएगा। बाकी होता बहुत कुछ है लेकिन अभी आपके इसमें सिलेबस में कोर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कि या तो आपको हंगेरियन मेथड का थ्योरी आएगी या तो फिर इसका एक न्यूमेरिकल आएगा इसी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो हम दोनों ही ये चीजें पढ़ लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी अराइव्ड यूजिंग हंगेरियन मेथड। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस मेथड आर एज फॉलोज। अब इसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करना, याद रखिएगा एग्जाम में आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन स्टेप सारे लिखने हैं और ये स्टेप्स को आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब आप ये याद होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई भी स्टेप आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले स्टेप 1, prepare a cost matrix. If the cost matrix is not a square matrix, then add a dummy row or column with zero cost element. सबसे पहले आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स तैयार करनी है। उसमें से क्या होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, आप उसको वैसे रहने दीजिए। अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अब मान लीजिए आपकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, देन
यू विल ऐड अ डमी रो और डमी कॉलम। आपको डमी रो कैसे, कि अगर आपके रो कम है तो आपको क्या है, एक रो जोड़नी पड़ेगी, उसमें सब में जीरो 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 लेतेंगे, मतलब कि जो कॉस्ट एलिमेंट होंगे वो सब जीरो जीरो होंगे। अगर आपका कॉलम कम है, आपका कॉलम कम है तो फिर आप कॉलम एक ऐड कर देंगे, उसमें सब में आप जीरो 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 कर देंगे। ठीक, पीछे देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते थे, अगर आपकी सप्लाई कम होती थी, सप्लाई का मतलब कॉलम वाला, तो आप एक रो जोड़ते थे और सप्लाई को ऐड कर देते थे डिफरेंस के बराबर। और अगर आपका डिमांड कम थी, और आपकी डिमांड कम थी, तो आप एक कॉलम जोड़ देते थे सप्लाई और डिमांड के डिफरेंस के बराबर। मतलब कि सप्लाई कम तो आप रो ऐड करते थे, और अगर डिमांड कम तो आप एक कॉलम ऐड करते थे। यहाँ पर क्या है, जो कम है आप वही ऐड करेंगे। अगर आपका रो कम है तो एक डमी रो ऐड करेंगे, और अगर आपका एक कॉलम कम है तो आप एक कॉलम ऐड करेंगे। ठीक, आगे देखिए। नाउ subtract the minimum element in each row from all the elements of the respective row। अब आप क्या करना है, प्रत्येक रो में, हर रो में आपको एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। हर रो में आपको एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसकी सबसे कम वैल्यू है। ठीक, उस कम वाली वैल्यू को उस पूरी रो से घटा देना है, उस रो वाली वैल्यू को उस पूरी रो से घटा देना है। जैसे पहली रो में आपके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, उसमें से सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, मतलब जो सबसे छोटी जो कॉस्ट है उसको सेलेक्ट किया और आपने उसको घटा दिया पूरे रो से। फिर इसके बाद दूसरी रो है, दूसरी रो में आप सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको भी आप घटा देंगे। इसके बाद तीसरी रो में, तो ऐसे जितनी भी रो होंगी उसमें से सबसे आप जो मिनिमम एलिमेंट होगा आप उसको लेकर के उसको घटा देंगे। ये करने के बाद अगेन, अब देखिए, further modify the resulting matrix by subtracting the minimum element of each column from all the elements of the respective columns, thus obtain the modified matrix। अब आपके पास एक फर्स्ट मॉडिफाइड, जब आप रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब अगेन आपको मॉडिफाइड मैट्रिक्स निकालनी है। कैसे, अब कॉलम वाइज, जो काम आपने रो वाइज किया था वही काम आपको अब कॉलम वाइज करना है। क्या, हर कॉलम में आपको मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है, हर कॉलम में आपको मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है, और उस मिनिमम एलिमेंट को प्रत्येक कॉलम में से घटा देना। मान लीजिए जैसे पहला कॉलम है, उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उस पूरी कॉलम में से आपने उसको घटा दिया। दूसरा, दूसरे में भी आपने एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया उस कॉलम का और उसको भी पूरी दूसरे कॉलम में से घटा दिया। फिर तीसरे में से आपने एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया और उस पूरी कॉलम में से उस तीसरे वाले को भी घटा देंगे। इस तरह से जितने भी आपके कॉलम होंगे उतने ही मिनिमम एलिमेंट्स आप प्रत्येक कॉलम वाइज घटा देंगे। ठीक, अब क्या होगा, नाउ द ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब आपको क्या करने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचनी है। किस तरह से, टू कवर ऑल जीरोज इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। जो आपकी मॉडिफाइड रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है उसमें आपको सारे जीरो, क्योंकि सीधी सी बात है जब मिनिमम एलिमेंट्स में से मिनिमम वो वाला घटाएंगे तो जीरो जीरो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक, कुछ जीरो आएंगे, आपको उन जीरो को कवर करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी। आप चाहे वर्टिकल से कवर कर दिए, चाहे हॉरिजॉन्टल से, चाहे दोनों से, आपको कम से कम लाइन खींच करके सारे जीरो को कवर करना है। उसमें भी हम अभी जब सवाल बताएंगे तो उसमें हम रूल बताएंगे कि आपको लाइंस कैसे खींचनी है ताकि आपके सभी जीरोस कवर हो जाएं। ठीक, नाउ लेट द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बी n। अब मान लीजिए कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो है n। ठीक, नाउ देयर आर टू पॉसिबल केसेस। अब मान लीजिए कि जो लाइन खींची है उसकी दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या, इफ n बराबर n, एक कैपिटल n बराबर n, जहां पर स्मॉल n क्या है, आपकी मैट्रिक्स की ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब कि कितने भी है, जैसे 3x3 की, 4x4 की, 2x2 की, 5x5 की, 6x6 की, मतलब ये आपकी मैट्रिक्स की ऑर्डर। मैट्रिक्स मतलब कि उसमें कितने रो और कॉलम,
क्योंकि स्क्वायर है तो 5 5 या 6 6 या 4 4 इस तरह से हो सकते हैं। ठीक, तो अगर आपकी लाइन, जो आपने लाइन खींची है आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, देन एन ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड। तो इसका मतलब कि आपका जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल ऑप्टिमल है, आपका असाइनमेंट है वो ऑप्टिमल है। सो मेक द असाइनमेंट टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपको वो असाइनमेंट आपको निकाल लेना है और वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक, ये तो हो गई पहला केस। अगर अब अगर आपका ये केस नहीं है, याद रखिएगा इसमें जो लाइन है वो ज्यादा नहीं हो सकती, लाइन ज्यादा नहीं हो सकती, या तो बराबर होंगी या तो कम होंगी, या तो बराबर होंगी या तो कम होंगी। ठीक, अब अगर आपकी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, अगर अब आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, तब आप क्या करेंगे, तब जो अगला स्टेप है वो फॉलो करेंगे। अगला स्टेप क्या है, determine the smallest uncovered element in the matrix। जीरो सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी लाइन है, मान लीजिए आपकी 5 बाई 5 ऑर्डर की है और आपने 4 लाइन में सारे जीरो कवर कर दिए। अब जीरो तो कहीं है नहीं, सारे कवर्ड हैं, लेकिन लाइन सभी आपकी 4 ही है। तो अब क्या करेंगे, जितने बचे हुए एलिमेंट हैं, मतलब कि जो लाइंस हैं उनको छोड़ करके, जिस रो या कॉलम में लाइन है उसको छोड़ करके जितने बाकी के बचे एलिमेंट्स हैं उसमें से क्या करेंगे, हम सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे 1 2 5 जो भी है, हम सबसे छोटा एलिमेंट उसको सेलेक्ट करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद उस एलिमेंट को जितने भी अनकवर्ड, मतलब कि जिस रो या कॉलम में लाइन नहीं खींची है उन एलिमेंट्स में उसको घटा देंगे। जितने भी रो या कॉलम लाइन से ढके नहीं है उनके एलिमेंट से हम उस सबसे छोटे एलिमेंट को घटा देंगे। और क्या करेंगे, जहां पर लाइंस का इंटरसेक्शन है, जहां पर लाइंस का इंटरसेक्शन है वहां पर उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, जहां पर लाइंस का इंटरसेक्शन है वहां पर ऐड कर देंगे और बाकी जो अनकवर्ड जितने एलिमेंट हैं वहां पर उसको हटा देंगे। तो क्या होगा, फिर हमारे पास इसके बाद अगली मॉडिफाइड रिजल्टिंग मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगली मॉडिफाइड रिजल्टिंग मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर अगेन क्या करेंगे, अगेन स्टेप 3 रिपीट करेंगे, अगेन स्टेप 3 हम रिपीट करेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है, फर्दर मॉडिफाइड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलम जस्ट ऑब्टेन द मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, फिर से वही तीसरा और चौथा स्टेप रिपीट करना है, तीसरा और चौथा स्टेप रिपीट करना है। ठीक, अब इसके बाद वी गेट द केस ऑफ स्टेप 3, हम इसके बाद 3 वाला आएंगे। इसके बाद हमें क्या है, फिर टू मेक जीरो असाइनमेंट, हमारे पास क्या करेंगे अब हमें क्या करना है, टू मेक जीरो असाइनमेंट। कैसे, हर रो को देखेंगे, पहले हम रो वाइज चेक करेंगे, रो वाइज चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से जिस रो में सिंगल जीरो हो, जिस रो में सिंगल जीरो हो हम उसको एक बॉक्स के अंदर या एक सर्किल के अंदर बंद कर देंगे। याद रखिए, जिस रो में जिसमें डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो उसको हमें कुछ नहीं करना है, जिस रो में केवल सिंगल जीरो हो उस रो को हमें बॉक्स के अंदर कर देना है। और जहां पर वो बॉक्स आ रहा है, जहां पर वो बॉक्स आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में, मान लीजिए कि हमारे पास थर्ड रो में कहीं आ रहा है, तो थर्ड रो में थर्ड रो तीसरी कॉलम में हमारे पास वो जीरो, एक सिंगल जीरो आ रहा है,
तो अगर तीसरे कॉलम में कहीं भी और कोई जीरो है, अगर तीसरे कॉलम में और कहीं कोई जीरो है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, सारे जीरो हम कट कर देंगे। रो में केवल एक ही जीरो था, लेकिन हो सकता है कॉलम में और ज्यादा हो, उस कॉलम में ज्यादा हो, तो कॉलम वाइज जितने भी जीरो हैं आप सबको वो क्रॉस कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर जब सारी रो ऐसे कर लेंगे, आपको कॉलम वाइज देखना है। अब आपको कॉलम वाइज देखना है क्या, कि ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिसमें केवल सिंगल जीरो हो। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दोज कॉलम व्हिच कंटेन्स सिंगल जीरो। अब आपको सिंगल जीरो वाले कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो जहां जहां जिस कॉलम में सिंगल जीरो हो, आप उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, और जहां पर है उसके करस्पॉन्डिंग रो में देखिए, कॉलम में तो सिंगल एक ही होना चाहिए, अगर जहां पर सेलेक्ट किए उसके करस्पॉन्डिंग रो में देखिए, अगर कोई जीरो है, अगर कोई जीरो है तो आप उसको क्रॉस कर देंगे, आप उसको क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है, आपके इस तरह से जितने जीरो कवर हो जाएंगे, अब आपको उनको काउंट करना है, अब आपको उनको काउंट करना है कितने जीरो। अगर आपके जो कवर्ड जीरो हैं वो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आते हैं, मतलब कि अगर 5/5 की है, 6/6 की है, उतने ही जीरो आपके कवर्ड हो जाते हैं, तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर उतने जीरो कवर्ड नहीं होते, मान लीजिए कि आपके 5/5 की ऑर्डर मैट्रिक्स है और आपके पास केवल 4 ही जीरो में बॉक्स के अंदर आए हैं, आपके जीरो केवल 4 बॉक्स के अंदर आए हैं, तो आपको फिर से स्टेप 6 को रिपीट करना है, आपको स्टेप 6 को फिर से रिपीट करना है। क्या, कि अगेन वही वही लाइन ड्रॉ करेंगे। आप जो है लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर वही जितने भी अनकवर्ड, क्या, जितने भी अनकवर्ड जीरोस हैं, आपके अनकवर्ड जीरो हैं, उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, आप सबसे मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद उसको जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं, जो लाइंस से, लाइंस है ना, लाइंस से अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से घटा देंगे। लाइंस कैसे खींचनी है ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी बताएंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि लाइंस खींचने में सबसे ज्यादा समस्या आती है, लाइंस खींचने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उस सबसे छोटे एलिमेंट को घटा देंगे। इसके बाद फिर जो हमारे पास लाइंस का इंटरसेक्शन है, लाइंस का इंटरसेक्शन है, हम क्या करेंगे, वहां पर उस एलिमेंट को जोड़ देंगे। उसके बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे हम, कौन सा, कि रो वाइज देखेंगे और कॉलम वाइज देखेंगे। हम रो वाइज और कॉलम वाइज देखेंगे। क्या, अगर रो में कोई सिंगल जीरो है तो हम फिर उसको बॉक्स के अंदर करके और उसी कॉल उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम देखेंगे कि क्या कोई हमारे और जीरो हैं, रो में सिंगल जीरो, अगर उस जहां पर हम सिंगल जीरो वाला है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, ऐसे ही जब सारे रो वाइज देख लेंगे और इसके बाद फिर हम कॉलम वाइज देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, रिपीट द स्टेप सक्सेसफुली अंटिल वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जब तक ये हमें प्रोसेस कब तक रिपीट करनी, जब तक हमारे पास ये कंडीशन आ जाए, क्या, इफ नो अनमार्क्ड जीरो इज लेफ्ट देन द प्रोसेस एंड। अब देखिए, अगर कोई भी अनमार्क्ड जीरो नहीं बचा तो प्रोसेस एंड, और if there lies more than one of the unmarked zero in any column or row then circle one of the unmarked zero arbitrarily and mark a cross in the cell। अब मान लीजिए कि आपके कुछ ऐसे जीरो बच जाते हैं जिसमें दो होते हैं, मान लीजिए दो जीरो ऐसे बच गए किसी रो या कॉलम में, ठीक, तो आप उसको आर्बिट्रेरी कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपके पास
अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास जितने मार्क्ड जीरो हैं, मार्क्ड जीरो सर्किल बॉक्स के अंदर हैं, वो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर ना हो जाए। ठीक, जब हमारे पास देखेंगे कि हमारे और मार्क्ड जीरो हैं वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको जो वैल्यूज हैं, जो हमारे पास वैल्यूज हैं कहां से, जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टेबल थी, जो हमारे पास फर्स्ट टेबल थी, हम वहां से उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। उसकी वैल्यू मान लीजिए कि पहली रो में जो हमारे पास जीरो आया है वो है सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और वहां पर जितनी वैल्यू होगी, वहां पर जितनी वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। अब मान लीजिए सेकंड रो है, सेकंड रो में मान लीजिए लास्ट कॉलम में आया है, तो सेकंड रो और लास्ट कॉलम वाला नाम लिख करके उसकी वैल्यू लिख लेंगे। ऐसे थर्ड फोर्थ जितने भी ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है उसको लिख करके सारा का सारा हम ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो मिनिमम टोटल कॉस्ट होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हमने इसको किया है। जो हमने किया है हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी इसको हम शो कर रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है, कितनी 5x5 ऑर्डर की। देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास जॉब है, ABCDE ये हमारे पास 5 मशीन है। तो देखिए पहले वाले में से सबसे कम कौन सा है, 2, तो देखिए जब 2 घटाएंगे तो 2 वाले में आपके पास ये 0 आ गया। ठीक, दूसरे वाले में भी 2, तीसरे, तो ये देखिए रो वाइज घटा दिया तो हमारे पास एक ये टेबल आ गई। फिर हमने देखिए कॉलम वाइज घटाया, तो अब देखिए यहाँ पर कॉलम वाइज सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1, तो देखिए 1 वाला घटाए तो यहाँ पर ये 0 आ गया, यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर 0 है तो ये ऑलरेडी 0 रहेगा, और यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट 2 है तो देखिए 2 आ गया। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट मॉडिफाइड रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए हमने क्या किया, ये लाइंस खींची हुई है, हमने ये लाइंस खींची हुई है 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 लाइंस में हमारे सारे जीरो कवर हो गए, 4 लाइंस में हमारे सारे जीरो कवर हो गए। हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 5 की, लाइंस हमारे पास कम है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब कि हम अब आगे प्रोसेस करेंगे क्या, हम सबसे छोटा एलिमेंट जो अनकवर्ड है, तो उसमें सबसे देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2, हमारे पास 2 सबसे छोटा है। तो देखिए जहां इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन कहां पर था, 7 पर, देखिए 7 पर 4 पर, 7 और 4 पर ये 2 जुड़ जाएगा। ठीक, 7 4 पर ये 2 जुड़ जाएगा। ठीक, और बाकी जगह जो अनकवर्ड है, बाकी जहां पर लाइन कवर है, जैसे यहाँ पर क्या 6 4 0 2, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल जैसे 4 5 2 3 2 5 3 2, यहाँ पर ये क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए 7 4 की जगह देखो क्या 9 और 6 हो गया, बाकी सब ये वही रहा, और जहां पर ये था सब हमारे पास घट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही सिंगल रो वाइज जीरो। देखिए पहले हमने इस रो वाइज किया था, तो रो वाइज हमारे पास यहाँ पर डबल जीरो थे, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो आ रहे थे, 3, हमने इसको छोड़ दिया। ठीक, इसके बाद फिर दूसरे बात देखेंगे, जब दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में हमारे पास ये वाला है, हम इस रो को वाले जीरो को कवर कर देंगे, और इसमें देखो नीचे 3 जीरो आ रहे हैं तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर चौथे में देखिए, चौथे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 जीरो है हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने कई जीरो आ रहे हैं सर, तो हम इसको भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी एक जीरो, क्यों, क्योंकि ये वाला क्रॉस हो चुका था, तो हमने यहाँ पर ये वाला किया और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले को हमने क्रॉस कर दिया, ये वाले को हमने क्रॉस कर दिया। तो अब देखिए एक ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे हम कॉलम वाइज देखेंगे, तो कॉलम वाइज में देखिए हमारे पास क्या है, इसमें आएगा तो
तो हम इसको कॉलम वाइज में इसमें सिंगल जीरो आ रहा है, हम इसको हमने मार्क कर दिया और बाकी ये वाले हमने क्रॉस कर दिए। जब हम ये वाले क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास फिर ये वाला बच जाएगा, तो हम फिर इसको मार्क कर लेंगे। ये वाला हमारे पास ऑलरेडी मार्क हो चुका था, इसके हम ये वाला मार्क हो चुका था, इसमें हमारे पास ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो केवल ये वाला जीरो बचेगा, हम इसको कर लेंगे। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास देखिए पहला जीरो कहाँ है, ए मशीन और सेकंड जॉब। यहाँ पर इसका टाइमिंग कितना था, यहाँ पर था इसका ए मशीन सेकंड जॉब का 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक, देखिए यहाँ पर ऐसे हमारे पास ये वाले असाइनमेंट आ गए हैं। तो 3 और फिर दूसरे में फोर्थ जॉब है, सेकंड मशीन फोर्थ जॉब 3 और हमारे पास कितना है, ये वाला है 2, 3 2, सी में लास्ट है 4, 3 2 5 4 9, डी में कितना है फर्स्ट 3 9 3 12, ई में कितना है, ई में है हमारे पास 9, तो कितना हो गया 3 2 4 3 3 2 5 2 7 4 11 3 14 और 9, कितना हो गया टोटल हमारे पास, ये देखिए 3 हमारे पास ये आ रहे हैं। फर्स्ट वाले को डी कितना 3, सेकंड वाले को ए 3, थर्ड वाले को कितना 9 ई, फोर्थ वाले को कितना बी 2, 5 वाले को कितना सी 4, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। जो फर्स्ट जॉब है डी मशीन को असाइन किया गया है, जो सेकंड जॉब है वो ए मशीन को असाइन किया गया है, जो थर्ड जॉब है वो ई मशीन को असाइन किया गया है, जो फोर्थ जॉब है वो बी मशीन को असाइन किया गया है, जो फिफ्थ जॉब है वो सी मशीन को असाइन किया गया है, और उनकी देखिए टोटल कॉस्ट ये यहाँ पर दी हुई है। तो ये टोटल जो कॉस्ट आ गई मिनिमम कॉस्ट वो हमारे पास 21 है। तो ये हो गया हमारे पास हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको हंगेरियन मेथड, तो पहले तो आपको इसके हंगेरियन मेथड की डेफिनेशन दे दीजिए और इसका आप एक ये वाला फॉर्म लिख दीजिए जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और टेबल मैट्रिक्स, और आप ये सीधा 8-9 स्टेप जो है आप लिख दीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। तो 2 2.5-3 पेज में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया हंगेरियन मेथड। कल हम इसका एक न्यूमेरिकल और करेंगे, तो हम इसके स्टेप्स को क्लियर कर लेंगे। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग भी अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स।